हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना राजेंद्र कुमार ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है तत्वों का वर्गीकरण। यानी अभी तक हमने जो पीछे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था या परमाणु से मिलकर तत्वों का निर्माण होता ये पढ़ा था कि छोटे छोटा कण परमाणु हैं और परमाणु आपस से मिलकर तत्वों का निर्माण कर देता है। यानी एक जैसे परमाणु मिलकर क्या करते हैं, अणु या तत्व का निर्माण कर देते हैं। अब क्या हुआ था कि प्रकृति के अंदर बहुत सारे तत्वों का निर्माण हो गया। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि ये हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि तत्वों का वर्गीकरण है वो क्यों आवश्यक है। तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है या उनको अलग अलग वर्ग के अंदर रखा गया है, ठीक है, तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखो, इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पास सन 1800 में, कितने में, सन 1800 में हमारे को पता चल गया था कितने तत्वों के बारे में, 31 तत्वों के बारे में पता चल गया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, 65 साल बाद यानी 1865 के अंदर टोटल कितने तत्वों का पता चल गया, हमें 63 तत्वों का पता चल चुका था। ठीक है, यानी उनके नाम या उनके गुणों के बारे में जानने लग गए थे। और आजकल हम पढ़ते हैं कितने तत्वों के बारे में, लगभग 114 तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ है जिनके गुण अभी तक पता नहीं चला है, हमें पूरी तरह से इनकी डिटेल नहीं पता चली है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इतने सारे तत्व हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, तो इतने सारे तत्व आ गए और वो बिखरे हुए हैं, पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। तो उनको एक सिस्टम के अंदर एक व्यवस्थित तरीके से लगाना जरूरी समझा वैज्ञानिकों ने। वैज्ञानिकों ने क्या समझा कि हम क्या करें कि इतने सारे तत्व है उनको व्यवस्थित कर दें। यानी जितने हमारे पास ये तत्व है उनके अगर एक एक तत्व की बात करें तो उनके रासायनिक गुण हैं, भौतिक गुण हैं या उनकी नंबरिंग है, परमाणु क्रमांक है, उनके अलग अलग तत्वों के याद रखना मुश्किल होगा। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि हम इनका क्या कर दें, वर्गीकरण कर दें, ताकि क्या होगा, इन्हें याद करना या बहुत ही सरल हो जाएगा। इसलिए इसका क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, अब एक बात सीधी सी आपको समझ में आ गई होगी कि एक रूम के अंदर हमारे पास बहुत चीजें बिखरी हुई है। ठीक है, तो वो अच्छी लगेगी या उनको हम व्यवस्थित तरीके से रख दें तब अच्छी लगेगी, व्यवस्थित तरीके से रखेंगे तभी अच्छी लगेगी। ठीक है, तो ये बात भी थी कि हम इनको क्या कर देंगे, एक व्यवस्थित तरीके से रख देंगे ताकि क्या हो, एक सुंदर भी लगे और एक समान गुण वाले, यानी समान गुण वाले तत्व थे वो क्या आ जाएंगे, एक वर्ग या एक आवर्त के अंदर आ जाएंगे या अलग से उनको हमें रख देंगे। ठीक है, तो उनको हम याद रखना या उनके गुण, रासायनिक गुण है, भौतिक गुण है, उनको याद रखना या ध्यान में रखना बहुत ही सरल हो जाएगा। तो इस समस्या को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया, तत्वों का वर्गीकरण किया। ठीक है, ये टॉपिक समझने से पहले आप लिंक में नीचे जाकर पहले के वीडियो है वो देख लें, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटिव है, उसके बाद क्वांटम संख्या है, उसके बाद एलिमेंट का जो किया था आपने, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था। ठीक है, वो वीडियो जरूर देख लें ताकि आगे के टॉपिक है वो आसानी से आपको समझ में आ जाए। आगे बात समझ में। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि वर्गीकरण है वो किस तरह से किया गया और वर्गीकरण से किसका निर्माण हुआ था, आवर्त सारणी का निर्माण हुआ था। तो कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे उनके बारे में बात करते हैं। ये टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान लगाकर समझना। 11th के बच्चों के लिए या 10th के बच्चों के लिए और जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही हैं वो भी बच्चे ध्यान रखना, और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जिन कंपटीशन एग्जाम के अंदर साइंस आती है, ठीक है, या साइंस या केमिस्ट्री से रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं, उनके अंदर बहुत बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आप ध्यान लगा के समझना। ठीक है, तो कौन से साइंटिस्ट आए थे बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं अपने कि जैसे ही अपने तत्वों का वर्गीकरण होना शुरू हुआ तो इन्होंने क्या कहा कि जब तत्वों का वर्गीकरण हुआ, ठीक है, तो किसका निर्माण हुआ, आवर्त सारणी का निर्माण हुआ। यानी हमने तत्वों को व्यवस्थित तरीके से रखा या समूह में रखा था तो किसका निर्माण हो गया था, आवर्त सारणी का निर्माण हो गया था। ठीक है, तो इस वर्गीकरण के अंदर सबसे पहला नाम आता है किसका, डोबेराइनर का।
तो डोबेराइनर का नियम है, इसका नाम है डोबेराइनर का त्रिक नियम। ठीक है, इन्होंने कब दिया था? सन 1829 के अंदर। अब इन्होंने किया क्या था? इन्होंने क्या किया था? तीन तीन तत्वों के समूह बनाए थे। क्या किया था कि इन्होंने क्या लिए? तीन तत्व लिए और तीन तत्वों को समूह के अंदर रखा था। ठीक है, यानी व्यवस्थित करने के लिए इन्होंने तीन तीन तत्वों को लिया और एक समूह के अंदर रख दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? डोबेराइनर का त्रिक नियम। तो इन्होंने देखो किस तरह से सारणी बनाई थी। जैसे यहां पर क्या है? इस तरह से तत्व, और यहां पर क्या है? इनका परमाणु भार, यानी तत्वों का परमाणु भार कितना होगा वो लिया और इस तरफ तत्व रख दिए। जैसे यहां पर है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तीन तत्व लिए। ठीक है, अब इनका भार देखो इन्होंने क्या क्या रखा। परमाणु भार लिथियम का होता है 7, सोडियम का होता है 23 और पोटेशियम का होता है 39 यानी 39। ठीक है, अब देखो इन्होंने एक ये समूह ले लिया, तीन तत्वों का और समूह ले लो ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसी तरह से मैं तीन तत्वों का और समूह ले लेता हूं, तत्व और परमाणु भार। ठीक है, CaSr और बेरियम, कैल्शियम, सोडियम और बेरियम। ठीक है, इनका हम बात करें परमाणु भार की, तो इसका होता है 40, इसका होता है 88 और इसका होता है 137। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि डोबेराइनर ने क्या किया कि तीन तीन तत्वों के समूह लिए और उनको व्यवस्थित किया। ठीक है, तो अब इन्होंने व्यवस्थित किया तो इसके साथ में ही एक नियम दिया था, एक बात बताई। इन्होंने क्या कहा कि तीन तत्वों यानी समूह के अंदर अपने रखे हैं ना तीन तत्व, तीनों तत्वों में से जो बीच का तत्व है, बीच के तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। आई बात समझ में? यानी इसका जो परमाणु भार है वो किसके औसत के बराबर होता है? इन दोनों के, यानी पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार की औसत निकालें अपने तो इसके बराबर होता है। जैसे देखो आप, जैसे हमने क्या देखा कि पहले और तीसरे की औसत निकालनी है। औसत निकालने के लिए क्या करना होता है? जो अपना भार दिया है उसमें भाग किसका देना होता है? कितनी संख्या है उसका भाग देना होता है। तो देखो पहले के भार कितना है? 7 और तीसरे का कितना है? 39। संख्या कितनी है? लिथियम और पोटेशियम 2 है ना, तो 2 से इसको भाग देंगे तो 39 और 7 कितने हो गए? 46 यानी 46 को आप 2 से भाग दो, कितना आएगा? 23। कितना आ गया? 23। और सोडियम यानी बीच का जो तत्व है उसका कितना है परमाणु भार? 23 ही है। ठीक है, आगे बात समझ में इसकी। तो इन्होंने क्या कहा कि वे जब हम तत्वों को समूह में रखेंगे, यानी तीन तीन तत्वों को समूह के अंदर रखेंगे, तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। ये बात आप समझ लेना। तो इस तरह से हमें डोबेराइनर का त्रिक नियम है वो आसानी से समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि डोबेराइनर ने किस तरह से वर्गीकरण किया था। लेकिन ये तत्व है, ये जो नियम है डोबेराइनर का त्रिक नियम है, ये केवल तीन तत्वों के समूह ही बना पाया था। तो अब हम बात करें कि इस तरह से तीन तीन तत्वों के अगर समूह बनाएंगे, यानी मान लिया कि हमारा एक वर्ग यानी ये है, ये तीन तत्वों का बन गया। ठीक है, एक मान लो कि आवर्त सारणी बन गई तीन तत्वों की, तो 114 तत्व बनाने के लिए हमारे पास तो 114 तत्व है, तो 114 तत्वों के लिए तो हमें बहुत सारी आवर्त सारणी बनानी पड़ेगी। तो ये नियम है वो लंबे समय तक नहीं चला। ठीक है, तो इसको देखते हुए आगे और साइंटिस्ट आए थे तो उनके बारे में बात करते हैं अपने। तो त्रिक नियम तो तीन तत्वों तक कंप्लीट हो गया था, तो इसको तो कोई मतलब ही नहीं था कि तीन तीन तत्वों को लेकर हम कब तक आगे बढ़ते रहेंगे या कब तक तत्वों के बारे में बता पाएंगे। तो आगे त्रिक के बाद आए थे न्यूलैंड का अष्टक नियम। कौन सा आया था? न्यूलैंड का अष्टक नियम। किन्होंने दिया था? जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने।
यानी उनके नाम पर ही इसका नियम बना दिया गया था। ठीक है, कब दिया था? सन 1865 के अंदर। अब बात ये आती है, इसके नाम में ही छिपा हुआ है ना नियम, अष्टक। अष्टक मतलब क्या होता है? अष्ट मतलब 8, यानी इन्होंने 8 तत्वों के आधार पर रखा था। यानी अष्टक है तो कोई ना कोई 8 है तत्व, 8वां तत्व है, या 8 तत्वों में कोई ना कोई रिलेशनशिप जरूर मिलेगी आपको। तो अब देखो इन्होंने क्या किया, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित कर दिया। यानी जैसे मान लो कि आपके 5 तत्व है, ठीक है, और उनका परमाणु भार मैं नॉर्मली आपको वैसे ही बता रहा हूं एग्जांपल के थ्रू, कि आप जैसे मान लो कि एक का 2 है, एक का 5 है, एक का 1 है, 6 है, 3 है, ठीक है। इस तरह से आपके पास परमाणु भार वाले तत्व है। तो इन्होंने क्या किया, बढ़ते परमाणु भार के अंदर तत्वों को व्यवस्थित किया। यानी क्या किया, पहले 1 नंबर वाले को रखा, फिर 2, फिर 3, फिर 5 और फिर 6। इस तरह से व्यवस्थित किया कि जिनका परमाणु भार कम था उनको पहले रख दिया, और जिनका परमाणु भार ज्यादा था उनको बाद में रख दिया। तो देखते हैं इनका क्या नियम था। तो इन्होंने क्या कहा कि भी जब हम तत्वों को बढ़ते परमाणु भार में व्यवस्थित करेंगे ना, तो पहले तत्व यानी जहां से तत्वों को लिखना शुरू करेंगे ना, उस तत्व से लेकर 8वें तत्व, यानी पहले और 8वें तत्व के गुण होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। यानी कोई ना कोई रिलेशन आई ना 8वें की, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, अष्टक नियम है। यानी इन्होंने क्या कहा कि हम जैसे ही तत्वों को व्यवस्थित करेंगे, परमाणु भार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे, तो जो पहला आपने लिखा है तत्व उसका गुण और 8वें तत्व का गुण है वो क्या होगा, समान होगा। जैसे हम संगीत सीखते हैं ना, संगीत के अंदर क्या होता है, संगीत सीखने से पहले एक धुन होती है ना, सा रे गा मा पा दा नी सा। तो देखो सा रे गा मा दा, तो पहला ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 7वां कौन सा आ गया, नी, ठीक है, और 8वां कौन सा आया, सा। जैसे पहले और 8वें, ये 8वां तो है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, पहले और 8वें के गुण क्या मिल रहे हैं अपने को, समान मिल रहे हैं ना। उसी तरह से इन्होंने क्या कहा कि तत्वों को हम बढ़ते परमाणु भार में व्यवस्थित करेंगे तो पहले और 8वें तत्व के गुण क्या होंगे, समान होंगे। देखो कैसे, एग्जांपल लेते हैं अपने, इन्होंने देखो क्या किया, यहां से शुरू किया लिथियम से। लिथियम के बाद क्या होता है, तत्व याद है ना, नंबरिंग याद करना बहुत जरूरी है। मैंने पहले ही कहा था आपको 30 तक तत्व याद होना बहुत जरूरी है। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अभी तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, यानी अंतिम वाला 18वें वर्ग के अंदर तत्व है ना, उनकी जैसे नियोन है, ठीक है, ऑर्गन है, क्रिप्टोन है, उनकी खोज नहीं हुई थी। तो हम नियोन नहीं लेंगे, सिर्फ फ्लोरीन तक लेंगे। फ्लोरीन के बाद क्या आता है, नियोन नहीं होगा, नियोन के बाद क्या आएगा, सोडियम, सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोर, सल्फर, क्लोरीन। ऑर्गन की अभी तक खोज नहीं हुई, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या लेंगे, पोटेशियम और कैल्शियम। तो इन्होंने इस तरह से परमाणु भार के बढ़ते क्रम के अंदर व्यवस्थित इन्हें कर लिया था, ठीक है। तो अब इन्होंने देखो क्या किया, अगर इसको आप 1 नंबरिंग देते हो, ठीक है, यानी ये 1 नंबर पर है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इनका गुण क्या है, समान है। जो समान वर्ग के अंदर है उनके गुण क्या है, समान है, ठीक है। तो लिथियम और सोडियम के गुण क्या है, समान है। आधुनिक आवर्त सारणी में भी आप जाके देख सकते हो, आज की जो आवर्त सारणी है उसके अंदर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक ही वर्ग के अंदर मिलेंगे। एक वर्ग में मिलने का कारण है कि इनके गुण क्या है, समान है, ठीक है। तो लिथियम और सोडियम के गुण क्या है, समान, यानी पहले और 8वें तत्व के गुण हमको समान मिले थे। यही तो कहा था न्यूलैंड के अष्टक ने, अष्टक नियम में यही तो बात की थी। अगर आप कह दो कि सर मैं तो इसे 1 नंबर मानूंगा, ठीक है, तो इसको मान लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8,
ये 1 नंबर है तो ये 8 नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से इनका गुण भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, अगर मान लो कि आप कह दो कि मैं मैग्नीशियम को 1 नंबर मानूं, तो इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम यानी बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम इनके गुण क्या है, हमारे समान है। ठीक है, यही बात कही थी न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम के अंदर। लेकिन ये नियम है वो काफी लंबा नहीं चला। इसका कारण ये था कि ये सिर्फ कैल्शियम ही था, ये सिर्फ कैल्शियम तक था। इसके बाद अगर बात करें, जैसे ही कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, उनके अंदर ये नियम लागू नहीं हुआ, उनके अंदर गुण समान नहीं मिले। ठीक है, जिस तरह पहले और 8वें तत्व की बात कर रहे हैं तो उनके अंदर गुण समान नहीं मिले, तो ये कैल्शियम तक के तत्वों के बारे में बता पाया। ठीक है, तो ये भी लंबे समय तक नहीं चला था। आगे बहुत इंपॉर्टेंट नियम था और उन्होंने आज की आवर्त सारणी बनाने में बहुत बड़ा सहयोग दिया था। ठीक है, यानी उन्हीं के आधार पर आज की आवर्त सारणी है, जो कौन थे, मैंडलीफ की आवर्त सारणी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप समझें, जुड़े रहें वीडियो के अंदर, क्योंकि वो अगले वीडियो के अंदर आएगी। जो कल अपना वीडियो आएगा उसके अंदर मिलेगी आपको मैंडलीफ की आवर्त सारणी। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा कि भी आवर्त सारणी क्यों बनाई गई, तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया। ठीक है, तो वर्गीकरण शुरू किया तो किस तरह से किया था। डोबेराइनर का त्रिक नियम पढ़ा, जिसके अंदर क्या थे, 3 तत्वों के समूह थे। ठीक है, और जो हमने न्यूलैंड का अष्टक नियम, अष्टक यानी इनके नाम में ही नियम का जो नाम होता है वहीं से आप पॉइंट उठा लो, अष्टक मतलब 8। तो इन्होंने क्या कहा कि हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे ना। ठीक है, तो क्या होगा, पहले और 8वें तत्व के गुण क्या होंगे, समान होंगे, जो आपके सामने ये एग्जाम्पल है। ठीक है, थ्योरी आप लिखना चाहते हो लिख लो, मैं दोबारा बोल देता हूं। इन्होंने क्या कहा कि जब हम तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार में व्यवस्थित करेंगे तो पहले और 8वें तत्व के गुण समान होंगे। यही होता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। आगे हम पढ़ेंगे मैंडलीफ का नियम। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस कोरोना काल के अंदर जो स्टूडेंट घर पर बैठे हैं, स्कूल या कोचिंग वगैरह नहीं जा रहे हैं, तो वो ऑनलाइन स्टडी घर पर बैठकर कर सके। ठीक है, और सबको सुविधा मिले। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। ठीक है, और जो ये चैनल है राजेंद्र कुमावत के नाम से, इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास लिंक पहुंचे। धन्यवाद।